नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को कवर कर रहे थे यूनिट 1 को। और इसके कुछ टॉपिक लेफ्ट ओवर रह गए थे जिसमें कि फार्माकोपिया और आपका एरर रह गया था। और आपका एक और टॉपिक रह जाएगा जो कि लिमिट टेस्ट है, और मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है और वो समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। और मेनली वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो उसमें आपका दोनों पार्ट कवर अप हो जाएगा, प्रैक्टिकल वाला भी और थ्योरी वाला भी। तो आज जो है हम पूरी तरीके से फार्माकोपिया और ईडर पे फोकस करेंगे। और ये जो टॉपिक है फार्माकोपिया जो है, आप इसे जो देख रहे हैं, ये आपका एक साथ 3 सब्जेक्ट का कवर अप हो जाएगा, 3-4 सब्जेक्ट का। मतलब सेम सिमिलर क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जाते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट में, और ये क्वेश्चन आप श्योर रख लो कि 5 या 10 नंबर में आपके आने ही आने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे आपको फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है फार्माकोपिया। ठीक है। फार्माकोपिया एक तरीके से आप मान लो जैसे आप हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे में गीता है ना। और कुरान हमारे इस्लाम के लिए होता है, क्रिश्चियन में बाइबल होता है। उसी तरीके से फार्मेसी का ये गीता बाइबल या जो भी आप कुरान बोल लो, ये एक तरीके से ग्रंथ है। ठीक है, ये एक तरीके का ये ऑफिशियल बुक है। यहीं से सारा खेल है, फार्मेसी का सारा खेल यही है। ठीक है। इस अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपका ना फार्मेसी काम का है, ना आपका मेडिसिन काम का है। मतलब आप मेडिकल लाइन में, आप जो भी ड्रग इंडस्ट्री में हो या अभी आप कोई बिजनेस में हो या कोई ड्रग इन्वेंट कर रहे हो, तो आप बिना फार्माकोपिया की मदद से आप ना कर सकते हो, ना बेच सकते हो, ना इंपोर्ट कर सकते हो, ना एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक तरीके से ये लीगल स्टैंडर्ड है, एक बुक है, एक ग्रंथ है, जिसमें कि क्या होता है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके दिए होते हैं। किससे रिलेटेड? ड्रग से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम जो भी बात करेंगे किससे रिलेटेड बात करेंगे? ड्रग से रिलेटेड बात करेंगे, तो आप इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस क्यों लिखा हुआ है? जैसे बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, है ना, ऑइंटमेंट्स होते हैं। तो ये सारे भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर ही आते हैं, इसलिए हम इसको भी फार्माकोपिया के अंदर कवर अप करते हैं। एक तरीके से क्या प्रोवाइड करता है? स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और मेडिसिन को आइडेंटिफाई करता है। ये क्या है ना, मेनली कि जैसे आप कोई भी ड्रग्स को बना रहे हो ना, जैसे आप कोई ड्रग को बना रहे हो, ठीक है, तो आपका इसका होना जरूरी है। आप कहाँ से फार्मूला लोगे, इसके मेजर्स क्या होने चाहिए, आप इसके सेफ्टी क्या लेना है, क्वालिटी क्या लेना है, कितना अमाउंट लेना है, सारे के सारे चीज आपके किस में रिटेन है? फार्माकोपिया में। तो एक तरीके से एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, और गाइडलाइन है जो कि आपको फार्माकोपिया को ही फॉलो करना है। आप इसको आप जो भी काम करोगे इसको फॉलो करके ही आपको काम करना है। इसको इसलिए एक रेफरेंस रखा गया है, जैसे आप अगर किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो चीजें की गड़बड़ होने की चांसेस कम है, और फिर मोनोपोली भी कम होता है। ठीक है। जैसे हमारा इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो संविधान है तभी तो हम उसको फॉलो करते हैं। कोई न छोटा है ना कोई बड़ा है। इसी तरीके से ये फार्माकोपिया है। ठीक है। तो एक तरीके से ये किताब होता है। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी जगह पे, आप इसे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, लाइब्रेरी में भी इसके किताब मिल जाते हैं, आप इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। पर्पस क्या हुआ, मतलब हम फार्माकोपिया की क्यों बनाए? बिना फार्माकोपिया का भी तो ये काम हो सकता है ना। तो एक तरीके से क्या है, यूनिफॉर्मिटी को प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि ये सारे लोगों के लिए सिमिलर है। आप अगर हायर क्लास में हो, लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में हो, या किसी बड़े पद पे हो, छोटे पद पे हो, ये मैटर नहीं करता है। फार्माकोपिया सबके लिए सिमिलर होगा। तो एक तरीके से क्या है, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जो मेडिसिन हम बना रहे हैं वो अच्छा बने, उसका क्वालिटी अच्छा हो, सेफ्टी हो, कोई एडवर्स इफेक्ट शो ना दे रहा हो। ये सारी चीज़ों को हम फार्माकोपिया को ध्यान रखते हुए इसे बनाते हैं। सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग यूजेस, लीगल स्टैंडर्ड। देखिए, जैसे मैंने नोट्स में प्रोवाइड कराया है ना, नोट्स आपको आ जाएंगे, डोंट पर जैसे ही यूनिट 1 कवर होगा नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वैसे ही लिखेंगे। ये क्वेश्चन कभी 2 नंबर में नहीं आता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि 2 नंबर में पूछा जाए। ठीक है। ये 5 और 10 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरी पार्ट है, इसमें कुछ नहीं है, लिखने वाला पार्ट है, समझने वाला पार्ट कुछ नहीं है। तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं, स्कोरिंग एरिया है। और मैंने इसी तरीके से इसमें एक्सप्लेन भी किया है। और अब बात करें ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस की, कि फार्माकोपिया का इम्पोर्टेंस क्या है, तो पहला तो इन्फॉर्मेटिव को प्रोवाइड करता है। ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड है, तो सबके लिए सेम होगा। इसमें एक्सपिएंट्स, फॉर्मुलेशन, सारे चीज मेंशन किए गए हुए हैं। पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है ताकि एडल्ट्रेशन ना हो, मतलब मिलावट ना हो। ठीक है। ड्रग जो हो एकदम से
अच्छा बने। स्प्यूरियस ड्रग भी एक तरीके से मिलावट ड्रग ही होता है, आप किसी के ब्रांड को यूज करते हो, दैट्स आल्सो कंसीडर एज द स्प्यूरियस ड्रग। एक तरीके से मैन्युफैक्चर कैसे होगा उसको गाइड करता है, फार्मासिस्ट को गाइड करता है, केमिस्ट को गाइड करता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उसको गाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ड्रग टेस्टिंग जो भी लेबोरेटरी में होते हैं उसको भी एक गाइडलाइन मैनुअल जारी करता है फार्माकोपिया, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी ड्रग टेस्ट कर रहे हो लेबोरेटरी में आप फार्माकोपिया को फॉलो करेंगे। एक तरीके से लीगल रेफरेंस बुक है, अगर कोर्ट में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है कोई ड्रग को लेके, रिलेटेड को लेके, तो फार्माकोपिया का रेफरेंस लेते हैं कोर्ट वाले और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना वर्डिक्ट या डिसीजन अपना एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करें कि फार्माकोपिया किस किस टाइप के होते हैं, उसके फार्माकोपिया के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है दैट इज योर आईपीसी, ठीक है। इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं समझेंगे इसको, या पुलिस कमीशन नहीं समझेंगे, ये आईपीसी दैट इज योर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ठीक है। और पहला एडिशन आपका कब आया था? 1955 में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन भारत में आईपीसी के अंडर कब पब्लिश किया गया था, तो आप लिखेंगे 1955 में। यूएसपी की बात करें, यूएसपी इज योर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, यूएसए का है ये 1820 में पब्लिश किया गया था। बीपी मतलब कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड किंगडम जो लंदन है आपका, इंग्लैंड है, उसका 1864 में किया गया था। जापानीज फार्माकोपिया, ठीक है। फिर यूरोपियन फार्माकोपिया भी है, फिर आपका इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो कि WHO के द्वारा बहुत सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड फार्माकोपिया को डेवलप करते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो हम बात कर लिए थोड़ा सा फार्माकोपिया के बारे में कि होता क्या है, थोड़ा सा रेफरेंस ले लिए, थोड़ा सा एग्जांपल्स ले लिए, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस की बात कर लिए। अब हम आते हैं अपने फार्माकोपिया, क्योंकि मेनली इंडिया में है और इंडियन फार्मासिस्ट है, तो हम इंडियन फार्माकोपिया का ही बात करेंगे। अगर हम इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो ये भी वही चीज है, ऑफिशियल बुक है, डिफिनीशन आपका जो फार्माकोपिया में रहेगा वो इंडियन फार्माकोपिया के लिए सेम रहेगा। ये मेनली पहली बार जो है पब्लिश किया गया था 1855 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो आप इस चीज को पक्का मेंशन करेंगे। अब हम बात करें कि इतिहास क्या है इसके पीछे, आईपी के पीछे। तो आजादी से पहले क्या था कि जो ड्रग था वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनता था, जो हम, क्योंकि आजादी से पहले हमको कौन रूल करता था, हम इंग्लैंड के गुलाम थे, हमें वही रूल करते थे, तो उनका जो फार्माकोपिया था हम उन्हीं को फॉलो करते थे, जो कि कब आया था? 1864 में, यहाँ मेंशन है, ठीक है। 1948 1947 में हम लोगों को आजादी मिली, तो 1948 में क्या हुआ कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी। इसके अंडर डॉक्टर BN घोष, ये डायरेक्टली जीपैट वगैरह में पूछा जाता है। एक तरीके से हमारे उद्धार करता थे, जो कि फार्माकोपिया को एक तरीके से इंडिया में लाने में बहुत बड़ा रोल है इनका। और पहला एडिशन जो है 1955 में जाके पब्लिश हो गया। तब से क्या होता है, ये रिवाइज्ड होता है और बड़े जो नए नए मेडिसिन आते हैं, लाइक वैक्सीन वगैरह आते हैं, उसको ऐड किया जाता है, और जो पुराने मेडिसिन हैं जो कि आउटडेटेड हो गए हैं उनको निकाला जाता है। तो मॉडिफिकेशन अभी तक चलते रहा है। और अभी तक जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो 2022 तक का हम अभी तक देखते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन में। अभी तो और शायद 2023-24 का भी आ गया है, लेकिन हम अभी 2022 को ही पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। आज़ादी से पहले जो है इंडिया के पास अपना फार्माकोपिया नहीं था, हमने अभी तक देखा है कि वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करता था। जो भी ड्रग जो हमारे इंडिया में बनते थे या यूज होते थे वो किसको फॉलो करते थे? ब्रिटिश फार्माकोपिया को, ठीक है। However, BP did not include many indigenous medicines, ठीक है, एंड फॉर्मुलेशन कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। क्या होता था कि इंडिया जो है एक तरीके से प्योरली किस पे डिपेंडेंट है? आयुर्वेदा पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे फॉरेस्ट या जो भी बोले आप, जो हमारा नेचर है उससे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, और लोग जो पहले थे, ट्रेडिशनल लोग जो थे, उस पे ज़्यादातर डिपेंडेंट थे। तो ये रीजन रहा है कि बीपी में बहुत सारे दवाई और बहुत सारे फॉर्मुलेशन नहीं पाया जाता था पहले, ठीक है। तो इन सारे गैप को फिल करने के लिए क्या हुआ कि अपना फार्माकोपिया को मतलब बनाना शुरू किया गया, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो था हमारा बंगाल फार्माकोपिया, ठीक है। अपना इंडिया का फार्माकोपिया नहीं आया, मतलब बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है अभी, और जो फर्दर बांग्लादेश में भी डिवाइड हो गया था। तो 1844 में इन सारे गैप को फिल करने के लिए एक फार्माकोपिया का पब्लिश किया गया, दैट वाज योर बंगाल फार्माकोपिया, ठीक है। अब हम टाइमलाइन की बात करते हैं कि हमारा जो एडिशन है, हम अभी इंडिया फार्माकोपिया को ही देख रहे हैं, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सारे इंडियन फार्माकोपिया का ही डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि मेनली आपके एग्जाम में आप इंडिया हो, इंडियन हो, तो आपको इंडियन फार्माकोपिया पे ही ज़्यादा रेफरेंस फॉलो करना है।
1948 में हमने क्या देखा कि कमेटी बनाया गया, फार्माकोपिया नहीं आया था, कमेटी फॉर्म हुआ, किसके द्वारा? डॉक्टर वी एन घोष एज अ चेयरमैन। फिर 1955 में क्या हुआ कि पहला एडिशन आया, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। 1966 में दूसरा एडिशन आया, उसको एक्सपेंड किया गया, मोनोग्राफ्स ऐड हुए। 1985 में थर्ड आया, 1996 में फोर्थ आया। आप इतना याद मत रखो, पहला याद रखो, ठीक है, चौथा याद रखो, पांचवा याद रखो, फिर आप सातवां याद रखो और आठवां और नौवां याद रखो, ठीक है। इतना आप अगर मेंशन करते हो तो भी इनफ है, बाकी अगर आपको पूरा याद हो जाए तो गुड इनफ है। आप ये वॉल्यूम को पक्का याद रखोगे, ठीक है। 2007 में 3 वॉल्यूम था, और 2010 में भी, और 2014 और 18 में 4-4 वॉल्यूम हो गए। और इसमें देखो, इसमें मेंशन है कि कौन सा ड्रग किस किस एडिशन में ऐड किया गया था। फर्दर हम इसको अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके फीचर्स अच्छे तरीके से मेंशन किए गए हैं। 1955 में क्या हुआ था कि 986 मोनोग्राफ थे। कितने मोनोग्राफ थे? 986। इसको आप जरूर मेंशन करेंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि आपने सच में फार्माकोपिया पे रिसर्च किया, पढ़ाई की है और अच्छे से इसको समझा है, ठीक है। मोनोग्राफ्स एक तरीके से चैप्टर्स होता है, एक तरीके से सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो 986 मोनोग्राफ जो है 1955 में ऐड किए गए थे, जो कि फर्दर बढ़ के अप्रॉक्स 2567 मोनोग्राफ्स, जो कि आपका सेवेंथ एडिशन है 2014 में, उसमें ऐड किए गए थे, ठीक है। 1966 में एक्सपैंड किया गया, ठीक है। नेम ऑफ ड्रग फर्स्ट का मतलब जो ड्रग का पहला नाम है पहले आता था। 1985 में मॉडर्न ड्रग एंटीबायोटिक वगैरह को ऐड किया गया। 1996 में एक्सिपिएंट्स वगैरह को अपडेट किया गया, फार्मूला बहुत सारे जो इनकरेक्ट थे उसको अपडेट किया गया, करेक्ट किया गया। 2007 में क्या किया गया, फार्माकोपिया को 3 वॉल्यूम में बांट दिया गया, क्योंकि बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। आने वाले समय में नए नए दवाइयों को खोज बढ़ते जा रहा है, अलग अलग तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, लाइक वायरल अटैक, अभी कोविड आया था आपने देखा, फिर कोवैक्सीन वगैरह वैक्सीन बने उसके। तो ये सारी चीज़ों को ऐड किया गया, और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के लिए वॉल्यूम में अलग अलग सेपरेट कर दिए गए। फिर 2007 में बायोटेक प्रोडक्ट को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। बायोटेक इज ऑल्सो डिपार्टमेंट और फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पे ज़्यादातर रिसर्च होते हैं, और आपको पता है कि कोई भी दवाई बनाने के लिए रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। R&D में भी आप जाओगे फ्यूचर अगर आप देख रहे हो तो। और वैक्सीन को भी ऐड किया गया। देखो ये डायरेक्टली जीपैट में और या नाइपर वगैरह की तैयारी आप करोगे फ्यूचर में, तो ये पूछा जाता है कि वैक्सीन जो है पहली बार फार्माकोपिया, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया, वो किस एडिशन में ऐड किया गया था? दैट इज फिफ्थ एडिशन, पब्लिश्ड इन 2007, ठीक है। हर्बल ड्रग को ऐड किया गया 2010 में। फिर 2014 में वेटरनरी प्रोडक्ट को ऐड किया। वेटरनरी बोले तो जो हमारे एनिमल्स है उससे रिलेटेड आते हैं, गाय भैंस, उनकी दवाइयाँ जो बनती है, ठीक है। फिर 2018 में 4 वॉल्यूम था, ठीक है। एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ऐड किया गया। ये क्या होता है, आप जब आगे जाओगे आप माइक्रोबायोलॉजी एंड आप जब इसका एक 7th सेमेस्टर में आओगे तो एनडीडीएस करके एक अलग सब्जेक्ट है वो, जिसमें आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एनडीडीएस का मतलब होता है कि आप एक्चुअल जो ड्रग ले रहे हो शरीर में, या जहां आपको पहुंचाना है, वो एक्चुअल जो ड्रग पहुंच रहा है वो नोवल होना चाहिए, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बनने से लेके जो हमारा पहुंचने का जगह है वहां तक पहुंचने तक जो ड्रग है वो परफेक्ट है, नोवल है। दैट इज नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2022 जो कि मैंने बोला कि अभी का लेटेस्ट हमारे सिलेबस में यही दिया गया है, उसमें भी 4 वॉल्यूम है। सप्लीमेंट्स को ऐड किया गया, लाइक प्रोटीन सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, आप टैबलेट वगैरह भी लेते होगे। बायोटेक तो पहले ही ऐड हो गया था, उसके डिवाइसेस को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। हार्मोनाइज स्टैंडर्ड को भी ऐड किया गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट ग्राफ दिया है, डेट इज जनरल चैप्टर्स क्या क्या थे। तो इसमें एनालिटिकल मेथड्स एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल टेस्ट को ऐड किया गया, मतलब क्या क्या चैप्टर्स आपके फार्माकोपिया में ऐड किए गए, मैंने इसके छोटा सा रेफरेंस दिया है। आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद कर लो तो और अच्छी बात है। आप एग्जाम जब लिखोगे तो आप डायरेक्टली इस चार्ट को भी बना दोगे तो भी इनफ है। अगर हम पूरे अच्छे तरीके से चैप्टर्स को पढ़ने चले गए तो फार्माकोपिया पे 2-4 घंटे के लेक्चर बना दूं फिर भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर को समझना पढ़ना आसान नहीं है, ठीक है। तो हमें बस एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल फार्माकोपिया होता क्या है, और एक्चुअल में वो फार्माकोपिया में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो उसमें ट्राई में टाइट टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है ना, मैंने बताया क्या होता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, फिर रिएजेंट रेफरेंस सब्सटेंस,
प्रिफरेंस, स्टैंडर्ड, स्पेशल कैटेगरी, ये सारी चीज़ें एडिट किए गए। ठीक है, ये कुछ टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट को ऐड किया गया, क्वालिटी टेस्ट को ऐड किया गया। ठीक है, और फिर स्पेशल कैटेगरी को भी ऐड किया गया, आप इसे एक बार देख सकते हैं। सॉरी, मैं ईयर बोल रहा था, हमें इस वाले टॉपिक में इम्प्योरिटीज पढ़ना है। ईयर तो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो फार्माकोपिया में आप इतना लिख सकते हो। आपको फार्माकोपिया में क्या क्या बताना है, पहले फार्माकोपिया को अच्छे से डिफाइन करना है, फिर फार्माकोपिया के एग्जांपल्स देने हैं, फिर फार्माकोपिया का इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट बताने हैं, फिर फार्माकोपिया के एडिशंस बताने हैं, फिर आपको बताने हैं कि पहला कब आया था, अभी लेटेस्ट क्या है, फिर फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशन के अलग अलग आपको फीचर्स बताने। आप सबका नहीं बता पा रहे हो, 4-5 एडिशन का बताओ, 3-4 लेटेस्ट ले लो और 3-4 पुराने ले लो और उसके आप फीचर्स बताओ। फिर आप फार्माकोपिया के जो जनरल चैप्टर्स हो उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा। आपका इतना कंटेंट इनफ है। ठीक है, आप अगर और ज़्यादा लिखना चाहते हो तो मोनोग्राफ पे 2-4 लाइन लिख सकते हो, और मोनोग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इम्प्योरिटीज और सोर्सेस, देखो इम्प्योरिटीज से तो आप सब वाकिफ हो गए, खराबी है ना, मतलब कि कोई चीज जो कि किसी चीज को गड़बड़ कर रहा हो, मतलब अगर वो किसी चीज में आ जाए तो वो काम का लायक नहीं होगा, दैट इज योर इम्प्योरिटीज। और वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो हम इम्प्योरिटीज यहाँ जो बात कर रहे हैं वो हम फार्मेसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा ड्रग है उसमें इम्प्योरिटीज जो आ रहा है उसका क्या रोल है, वो किस तरीके से डैमेज प्रोवाइड कर रहा है या किस तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी तो नहीं प्रोवाइड करता, और वो सोर्स क्या है उसका। Any substance present in pharmaceutical substance or a product that is not the chemical entity defined as the active ingredient, मतलब जो आपके आपका ड्रग जो है ना दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, आप जब जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा जो आपका ड्रग है वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो आपका वो जो होता है उसमें वो होता है एक्सिपिएंट्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये आपके दो चीजों से ड्रग बनाते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि ड्रग जो है जो एक्चुअल थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रहा है आपको बॉडी में। एक्चुअल थेरापेटिक इफेक्ट आप क्या समझते हो, मतलब आप पैरासीटामोल खा रहे हो तो पैरासीटामोल का काम क्या है कि आपके बॉडी टेम्परेचर को डाउन करना या नॉर्मल करना। तो वो एक्टिव जो ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस ड्रग में है पैरासीटामोल का, वो उसका काम है आपका बॉडी टेम्परेचर को डाउन करना। और एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट्स का मतलब आप जब पैरासीटामोल की गोली खा रहे हो तो उसका देखते हो किसी पैरासीटामोल का कलर व्हाइट है, किसी का ब्लैक है, किसी का डार्क, अलग अलग तरीके का कलर है या टेस्ट अलग है। तो ये टेस्ट या कलर या स्मेल इन सारे चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए हम अलग तरीके से एक्सिपिएंट्स को यूज करते हैं जिसका मेनली थेरेपेटिक इफेक्ट ना के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको कंसीडर करते हैं एक्सिपिएंट्स के रूप में, एक तरीके से शेप देने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, कलरेंट देने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम एक्सिपिएंट का यूज करते हैं। तो इम्प्यूरिटीज हम उसको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल ड्रग में जो कि एक्चुअल में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के केमिकल एंटिटी से मैच ना करता हो, मतलब वो एक तरीके से एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं या एक्सिपिएंट आपका नहीं है, उसके अलावा कोई अलग चीज आपका ऐड हो गया है, गलती से ऐड हो गया है या प्रोसेस के थ्रू ऐड हो गया है। ठीक है, ये दे में राइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग। ठीक है, ये क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, पहला तो सेफ्टी, टॉक्सिक इफेक्ट हो कर सकता है, डेंजरस हो सकता है, इफिकेसी, एक उसके इफिकेसी को घटा सकता है, मतलब इफेक्ट को घटा सकता है। जो आपका डोलो 650 mg है वो आपका 5 मिनट में काम कर रहा है तो इम्प्योरिटीज के कारण मे भी वो 15 मिनट डिले हो जाए, 20 मिनट डिले हो जाए, तो इफिकेसी घट जाएगा। स्टेबिलिटी को घटा सकता है, जल्दी से वो कलर उसका खत्म हो जाएगा, फेड हो जाएगा, टेस्ट खराब हो सकता है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये इम्प्योरिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी आप लेफ्ट ओवर नहीं करेंगे, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर में बता रहा हूँ मैं आपको। तो टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करें तो पहला तो आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ठीक, ऑर्गेनिक आपका जो बाई प्रोडक्ट से आ सकता है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट से आ सकता है, लाइक और एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, तो ये प्रोसेस के थ्रू मेनली ये होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में तो जैसे कैटलिस्ट है या हैवी मेटल्स है या फिल्टर एड्स है, जैसे आप किसी दवाई को फिल्टर कर रहे हैं, सॉल्ट है जैसे लीड हो गया, आर्सेनिक हो गया, अभी मैगी में कितना बवाल हुआ था लीड को लेकर, आप सबको पता होगा। क्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, दीज आर सम इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। फिर हो गया तीसरा हो गया आपका रेसिडुअल सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज इन द सिंथेसिस और प्यूरिफिकेशन, ऐसे सॉल्वेंट जो कि प्यूरिफिकेशन में यूज होता है या सॉल्वेंट में, जैसे आपका एल्कोहल वगैरह हो गया, इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सारे भी इम्प्योरिटीज कॉज कर सकता है अगर आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यूज ना किया जाए तो।
फॉरेन मैटर लाइक डस्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर बोल सकते हो इसको, फाइबर, ग्लास, पैकेजिंग मटेरियल, आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, ये सारे भी इम्प्योरिटीज के अंदर आ जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इम्प्योरिटीज के सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें, तो सोर्सेस की बात करें तो पहला तो है आपका रॉ मटेरियल, इम्प्योर रिएजेंट्स अगर आप यूज करो तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका प्रोसेस के थ्रू आ सकता है, जैसे कैटलिस्ट रेसिड्यू है, पीडी, प्लेटिनम, निकल, प्लेडियम, ये सब वगैरह जो भी, ये सारी चीज़ें भी आपके इम्प्योरिटीज कॉज कर सकता है। फिर स्टोरेज कंडीशन, आप कहाँ स्टोर कर रहे हो दवाई का, हो सकता है वो हाईली ऑक्सीडेटिव हो तो उसको ऑक्सीजन के कंटेंट से बचाना है, मॉइस्चर के कंटेंट से बचाना है। आप जो जिस कंटेनर में पैक कर रहे हो मे बी वो उस कंटेनर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। इन्वायरमेंट का कंटामिनेशन, डस्ट वगैरह आ सकता है, क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है मैंने बता रखा है, और डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ, टेम्परेचर लाइट, जैसे एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन जो टैबलेट होता है, ठीक है, वो हाइड्रोलाइजेस टू सेलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, एक तरीके से आप ये पढ़ोगे कि एस्पिरिन जो है वो आपका प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब होता है कि पहले वो जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जब हम दवाई खाते हैं तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अदर कंपाउंड, दैट इज योर सेलिसाइक्लिक एसिड इन केस ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। तो इसका सेल्फ लाइफ जो है वो डिकम्पोजिशन हो सकता है उसका। अब बात करते हैं इफेक्ट क्या है, तो पहला तो आपका सेफ्टी है, ठीक है। देखो एग्जांपल देख लो, पैरा अमीनो फिनॉल जो है पैरासीटामोल को इम्प्योर कर सकता है और नेफ्रोटॉक्सिक कॉज कर सकता है, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक बोले तो किडनी को आपको ये डैमेज कर सकता है। इफिकेसिक थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो सकता है, लाइक टेट्रासाइक्लिन जो है 4 ईपी टेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है और टॉक्सिक हो जाता है अगर आपका ये इम्प्योरिटी है उसमें। तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, कॉमन सेंस है, विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसका पोटेंसी कम हो जाएगा। पेशेंट एक्सेप्टेंस, कलर खराब हो जाएगा किसी दवाई का तो पेशेंट ऐसे ही नहीं लेगा, टेस्ट या कुछ भी आप, ये तो कॉमन सेंस है। मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लियंसेस, जैसे आपको बड़ा अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसके बैच रिजेक्ट हो सकते हैं, लीगल इश्यूज कॉज हो सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, इन सारी चीज़ें आपके इफेक्ट है। तो अभी तक हमने आज के टॉपिक में ये कवर किया कि फार्माकोपिया क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हम कवर कर रहे थे और लगभग हमारा यूनिट 1 कवर होने वाला है। एचएपी को मैंने पहले ही कवर कर लिया है, इसके बाद हम फार्मास्यूटिकल में मूव ऑन करेंगे। उससे पहले मैं लिमिट टेस्ट पे एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, आप सभी उसे देख लेना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप इसे अच्छे से लाइक कर रहे होंगे, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग जो फार्मेसी में आ रहे हैं उसे आसानी हो आने वाले समय। और किसी को भी अगर कोई तरीके से भी तकलीफ होता हो, दिक्कत होता हो समझने में, तो आप बिल्कुल निडर होकर मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आज का टॉपिक यहीं तक था। सबको धन्यवाद, सब्बा खैर, थैंक यू।